आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन वर्धमान को आज वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। 27 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय अभिनंदन वायुसेना में विंग कमांडर थे, जब उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान फाइटर का पीछा करते हुए अभिनंदन पाकिस्तान सीमा में चले गए थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था। नवंबर महीने में अभिनंदन को विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन के तौर पर प्रमोशन दिया गया। ग्रुप कैप्टन भारतीय सेना के कर्नल के बराबर होता है। वहीं पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल सूबे के दौरे पर हैं। आपको बता दें, यहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कि पंजाब में पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, दिल्ली के सीएम लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। आज भी वो राज्य के मोगा जिले में रहेंगे, जहां वो चुनाव के नज़रिए से महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अपने इस दौरे के दौरान सबसे पहले केजरीवाल अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बता दें कि मोगा में अरविंद केजरीवाल का एक इंडोर प्रोग्राम है, जहां वो महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर कल भी पंजाब में ही रहेंगे, जिसमें कल वो अमृतसर में रहेंगे और व्यापारियों से मुलाकात भी करेंगे। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद। नरेंद्र जी, देखिए, पहले तो दिल्ली साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्य माफ कीजिएगा, पहले तो दिल्ली साधा अरविंद केजरीवाल ने और अब पंजाब की ओर अग्रसर हैं अरविंद केजरीवाल। किस तरीके से पंजाब में पैठ बना पाएंगे, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का पहले से ही काफी भारी वर्चस्व है। नरेंद्र जी, देखिए, बात ये पैठ बनाने की नहीं है, बात है राष्ट्र निर्माण की बात है, देश के निर्माण की बात है। और जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है और दिल्ली की जनता के दिलों को जीता है, दिल्ली की जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, उसी तरह से सभी राज्यों में और हर राज्य की जनता एक आस भरी नजर से देख रही है कि जो दिल्ली में हुआ वो देश में भी हो सकता है, वो पंजाब में भी हो सकता है, वो उत्तराखंड में भी हो सकता है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि राजनीति विकास के लिए होनी चाहिए, बल्कि जाति धर्म और ये फालतू की चीजों को फैलाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो केवल अपने दिल्ली में किए गए कामों को लेकर जो है जनता को जाके बता रहे हैं, और दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। दिल्ली में हर राज्य का व्यक्ति रहता है और हर राज्य का व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है वो अपने राज्य में भी जाके इस काम की चर्चा करता है। मुझे लगता है कि पंजाब के लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से। पंजाब में देख बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कहा, देखिए, पहले तो अभी फिलहाल का जो मुद्दा है वो कृषि कानूनों को लेकर के है, लेकिन चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही ये तीनों बिल वापस लेने की बात भी प्रधानमंत्री ने आकर के कह दी है। उसके बाद अगला बड़ा मुद्दा है पंजाब में नशा। जिस तरीके से नशे की गर्द में है पंजाब, किस तरीके से आप इससे छुटकारा दिला पाएंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, जिस तरीके से ये पिछले कई सालों से पंजाब में नशा एक मुख्य मुद्दा रहा है, और अभी आपने किसानों की भी बात करी। अभी पहले मैं दोनों चीजों पर जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान लोग पिछले 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए, उस पर पहले तो भाजपा के नेताओं ने बार बार कहते रहे कि ये किसान नहीं है, किसी ने इनको मवादी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, किसी ने इनको आड़ती कहा, बिचौलियों का आंदोलन कहा, और अंततः सत्य की विजय हुई, किसानों के आंदोलन की विजय हुई, और प्रधानमंत्री जी को क्षमा मांगनी पड़ी और उनको आकर के कहना पड़ा कि ये किसान हैं। देखिए, वो सारी बातें हो गई। मेरा सीधा सीधा आपसे यही सवाल है, ठीक है, यही सवाल था मेरा कि नशे कैसे नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है पंजाब की ये।
देखिए, पंजाब में नशा मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली में काम किया और अरविंद केजरीवाल जी का अपना पूरा प्लान है, अगर पुलिस चाहे तो ये जो बड़े बड़े माफिया हैं जो नशे को फैलाने का काम करते हैं, अगर पंजाब की पुलिस चाहे तो उसको रोक सकती है। लेकिन इसमें बड़े बड़े लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उस तरह से, और इसमें करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके जरिए नशा और करप्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और अगर करप्शन पे रोक लगेगी तो मुझे लगता है कि नशे से भी निजात मिलेगा पंजाब को, और पंजाब के युवाओं को जो नशे की गार में धकेला जा रहा है वहां से निकालने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का प्लान पूरे तरीके से तैयार है। और वही समझाने क्या है प्लान? पंजाब के अलग अलग हिस्से जो प्लान तैयार हुआ है उस प्लान की जी जो प्लान तैयार किया गया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपसे चाहूंगी कि किस तरीके से निकालेंगे पंजाब को करप्शन से। इस तरीके से आपने ये पूरा देखा होगा कि पंजाब में प्रशासन जिस तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, और ये जो नशे के माफिया हैं, जो कारोबार होता है पंजाब में नशे का, उस पर रोक लगाने में जो अब तक नाकाम रहे हैं, उस पे मुझे लगता है कि केवल और केवल ठीक है। आप जैसे क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है ये भी मंथन चल रहा होगा कि जो आपका घोषणा पत्र होगा, आजकल संकल्प पत्र भी कहा जाता है, क्या क्या लेकर के आएंगे पंजाब की जनता के लिए, किस तरीके से हितकारी होगा पंजाब की जनता के लिए? सब पे चर्चा चल रही है, जो घोषणा पत्र के जो मुद्दे रहेंगे वो सारा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही आएगा वो जनता के सामने आपके सामने रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नरेंद्र जी, और तमाम चर्चा करने के लिए। नरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से पंजाब को मुक्त करेगा आम आदमी पार्टी और किस तरीके से आम आदमी पार्टी क्या क्या एक्शन लेगी। हालांकि सक्रिय दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी, दोनों ही जगह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वर्चस्व बनाने की कोशिश करें। लेकिन कितने सफल होंगे ये देखने वाली बात होगी, चुनाव के बाद नतीजे बताएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले ममता बनर्जी का यह कदम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास है। ममता इस दौरान कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के पीछे हटने के बाद किसानों द्वारा एमएसपी गारंटी का दबाव बढ़ाने के मामले में विपक्षी दलों से चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा वो राज्य की बकाया वित्तीय राशि जारी करने, कोविड वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की भी बात कर सकती हैं। आपको ये जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाए गए इस पर ममता लगातार आपत्ति जताती रही हैं, और इसी की आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। पिछले 4 महीने में ममता बनर्जी का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। तो सरकार बनने के बाद से ममता बनर्जी और भी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मानहानि मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक और धमाका किया है। उन्होंने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोपों को और पुख्ता करने के लिए ट्विटर पर वानखेड़े के निकाह की फोटो साझा की है। इस ट्वीट में नवाब मलिक का दावा है कि ये फोटो एनसीबी अधिकारी के निकाह की है। दरअसल कुछ दिन पहले मलिक ने समीर वानखेड़े पर मुस्लिम होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम पैदा हुए थे, उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को छुपाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए गलत तरीके से नौकरी हासिल की। और लगातार ये विस्फोटक बयानबाजी दोनों पक्षों के बीच चली, नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की ओर से। पहले ये शुरुआत कहां से हुई आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे को जिस तरीके से वो एक ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए थे, और उसके बाद से ही तनातनी बढ़ती चली गई। तमाम सवालात उनसे भी हुए, लेकिन फिर नवाब मलिक इस पूरे घटनाक्रम में आए सामने, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अटैक करना शुरू किया था समीर वानखेड़े के ऊपर, समीर वानखेड़े ने भी इस पर जवाब दिए। लेकिन एक के बाद एक विस्फोटक बम छोड़े जा रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से, समीर वानखेड़े के परिवार को लेकर, उनके धर्म को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के, उनके जो शादी है उसको लेकर के। और देखिए इस तरीके लगातार एनसीबी हेड समीर वानखेड़े पर हमला बोलते रहे नवाब मलिक। और यहाँ रुकें एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।
बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसमें 6 पॉइंट्स में अपनी मांग रखी है। किसानों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आपने कानूनों को खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन हमें खुशी है कि आपने इस कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उनकी मांग केवल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की नहीं थी, बल्कि 3 और मांगे थी। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी अन्य मांगों पर भी जल्द अपना वादा निभाएगी। बता दें कि गुरुपुरब के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग मानते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किसानों की चिट्ठी पीएम के नाम। किसानों पर जो तमाम आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उसमें जो अन्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है कृषि कानूनों के अलावा, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। वहीं बोकारो से धनबाद की ओर आ रही कार की एक वाहन के साथ भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद इलाके में कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार जल करके राख हो गई। बता दें कि विपरीत दिशा से आ रहे बारूद से लदे वाहन के साथ कार की ये टक्कर हो गई थी। टक्कर होते ही सीएनजी गैस से चल रही कार में आग लग गई। युवकों ने साहस का परिचय देते हुए कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना पाते ही मुहादा व कुपरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन दमकल के वहां पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। वहीं अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां क्रिसमस परेड के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि परेड के दौरान एक तेज रफ्तार लाल रंग की कार घुसी और भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और ड्राइवर से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं अमेरिका के सैन डिएगो में कार्लसबैड हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक का बैक डोर अचानक से खुला और इसमें डॉलर से भरे कई सारे बैग हवा में तेजी से उड़ गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि सड़क पर नोटों की बारिश हो रही है। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने अपने कारें खड़ी की और डॉलर लूटने लगे। जो जहां था वहीं रुक गया और नोट इकट्ठा करने लगा। इस दौरान ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। वहीं कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने कहा कि
अगर किसी ने नकदी को उठाया है तो हम इसे तुरंत विस्टा के कार्यालय में जमा कराएं। पुलिस ने लोगों को पैसे वापस करने या आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। अधिकारियों ने बताया कि 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गिरे हुए पैसे को कचरे के थैलों में इकट्ठा किया। सरकारी संपत्ति की चोरी करने पर अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। ये फिल्म सिटी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बनाई जाएगी। 17,000 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। अत्याधुनिक फिल्म सिटी को बनाया जाना है। 23 तारीख से फिल्म सिटी के लिए अनुमोदन कर सकेंगे लोग और 8 दिसंबर को ऑनलाइन प्री बिड खोली जाएगी। फिल्म सिटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगी और इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में 2024 तक पूरा हो जाएगा, वहीं 2029 में फिल्म सिटी बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। लाखों लोगों को मिलेगा, इससे रोजगार भी मिलेगा, स्थानीय युवाओं को अभिनय का मौका भी मिलेगा। देखिए, अभी तक फिल्म सिटी के लिए जो है वो कंसल्टेंट ने डीपीआर तैयार की थी। कंसल्टेंट के डीपीआर तैयार करने के बाद इसका बिड डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जिसको आरएफक्यू कहते हैं, और कंसेशन एग्रीमेंट तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लिए पीपीपी गाइडलाइंस के तहत जो बिड इवैल्यूएशन कमेटी थी उसके सामने 13 नवंबर को इसको रखा गया। इसके पहले भी 1 नवंबर को भी बैठक हुई थी और वहाँ पर जो रिकमेंडेशन आई उसका अनुमोदन जो है प्राप्त हो गया है और कल ही इसका अनुमोदन मिला, तो इसलिए उस डॉक्यूमेंट को आज हम जारी कर रहे हैं। वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन बीते कुछ हफ्ते से कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 10,000 से भी कम दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 548 दिनों में सबसे कम संक्रमित माने जा रहे हैं। इस दौरान 239 लोगों की मौत भी हो गई है। देश के अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,18,443 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना से 12,510 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं त्रिपुरा में कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था, हालांकि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, शांतनु सेन, डोला सेन सहित तृणमूल के सांसद गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। टीएमसी सांसद की मांग है कि त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त किया जाए। त्रिपुरा में गुंडा राज कायम है और सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे युवा नेताओं पर त्रिपुरा में झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। टीएमसी सांसदों का कहना है कि हम गृह मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अपने 4 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आ रही हैं और उनका पीएम और तमाम विपक्षी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। ऐसे में ऐसी संभावना है कि पीएम के साथ अपनी मुलाकात में त्रिपुरा में हुए हिंसा की बात को उठा सकती हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।